नमस्कार दोस्तों, यह एन-सी-ई-आर-टी की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। नई वाली सत्र 2023-24 की ऑथेंटिक बुक है। ठीक है ना। लगता तो ऐसे ही कि इन पाठों में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है और समझ पे आधारित क्वेश्चन आएंगे। कैसे भी किस प्रकार भी पूछ सकते हैं वो, तो अगर याद है तो ही तो कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8 कानून और सामाजिक न्याय कक्षा 8 की है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल की। कानून और सामाजिक न्याय। क्या आपको कक्षा 7 का बाजार में कमीज अध्याय याद है? वहाँ हमने देखा कि बाजारों की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान ई-रोड के बुनकर कपास पैदा करने वाला छोटा किसान या ई-रोड के बुनकर केरल में है। ई-रोड के बुनकर यह कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर कमीज के उत्पादन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हो, उपभोक्ता हो या उत्पादक हो। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग इन्हीं मजदूरों ने बनाई है, दिन रात मेहनत करके। लेकिन इनकी मजदूरी नाम मात्र की। इनकी मजदूरी ज़्यादा होनी चाहिए काम और मेहनत के हिसाब से। और ये रहने वाले कंपनियों में शारीरिक मेहनत नहीं होती है, मानसिक मेहनत होती है, लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है। 6 या 7 घंटे खींच के, ये तो 10-10 12-12 घंटा काम करते हैं मजदूर। तो जो इनके देखते हैं इनकी मेहनत ज़्यादा है, तो इनका मेहनताना ज़्यादा होना चाहिए। 2000 पर हिसाब से 2000 या फिर 15 से, तब देखो अंकुश लगाया जाए। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों को मेहनताना का है। वही बात आ गई। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार भी मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। न्यूनतम वेतन के लिए कानून की जरूरत क्यों पड़ती है, पता लगाइए। आपके राज्य में निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन क्या है? क्या आपको निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन सही, कम या ज़्यादा लगता है? न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? आपके राज्य में निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन क्या है? क्या आपको निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन सही, कम और ज़्यादा लगता है? न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? फैक्ट्री है, कपड़े की है शायद। अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते मजदूर बिजली से चलने वाले कर्कों के साथ बढ़ती स्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज़्यादातर कपड़ा मिलें बंद हो गए थे। 1980 और 1990। पावर लूम बिजली से चलने वाले कर्कों को कहते हैं। पावर लूम बिजली से चलने वाले कर्कों को कहते हैं। यह 4 से 6 कर्कों की छोटी इकाई। इन कर्कों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाली कर्कों में कार्य स्थितियाँ बहुत खराब होती है।
ये जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले कार्गो में कार्य स्थितियाँ बहुत खराब होती है। तालिका संख्या 1 में विभिन्न पक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून दिए गए हैं। उसमें दिए गए कॉलम 2 और 3 में बताया गया है ये कानून क्यों और किसके लिए ज़रूरी है। कक्षा में चर्चा के आधार पर इस तालिका के खाली कानों को भरें। तालिका पाठ का नाम क्या है इसका? कानून और सामाजिक न्याय। तालिका नहीं, कानून इसकी ज़रूरत क्यों, यह कानून किसके लिए, किसके हित में है। न्यूनतम मेहताना कानून, इसमें यह निश्चित किया गया कि किसी का भी मेहताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहताना नहीं देते, क्योंकि मजदूरों को काम की ज़रूरत होती है, इसलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते, बहुत कम मजदूरी पर ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। यह कानून सारे मजदूरों, खासतौर से खेत मजदूरों, निर्माण मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, घरेलू नौकरों आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून, उदाहरण के लिए चेतावनी, अलार्म, आपातकालीन विवरण आदि सही ढंग से काम कर रहे हो। चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, यह बताने वाले कानून, उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इसकी जरूरत क्यों? विद्युत उपकरणों, भोजन, दवाई आदि की खराब गुणवत्ता के कारण उपभोक्ता का जीवन खतरे में पड़ सकता है। सही बात है। यह कानून किसके हित में? पहले वाली बात है। यह कानून सारे मजदूरों, खासतौर से खेत मजदूरों, निर्माण मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, घरेलू नौकरों आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। जरूरी चीज़ों जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि की कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून, ऐसे गरीबों के हितों की रक्षा के लिए जो कि इन चीज़ों की भारी कीमत वहन नहीं कर सकते। मजदूर यूनियन संगठन बनाने से संबंधित कानून, यूनियनों में संगठित होकर मजदूर अपनी संयुक्त ताकत के सहारे सही बेहतर वेतन और बेहतर कार्य स्थितियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। बात तो सही है भाई। इसकी ज़रूरत क्यों है? किसकी? मजदूर यूनियन या संगठन बनाने से संबंधित कानून। ठीक, क्या चल रहा था अपना चल रहा था से किसी का शोषण न हो। कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, वे अपनी ताकत में इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने, कायम करने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति का अधिकार अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है। शोषण से मुक्ति के अधिकार अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। 14 साल से कम उम्र के। व्यवहार में ये कानून जिस तरह सामने आते हैं, ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, इस अध्याय में ऐसे ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। क्या बोल रहा है? व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं, ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। ये छोटी बच्ची है, बर्तन मांज रही है। इतने बर्तन मांज दिए भाई। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरियां करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 40 लाख। 2016 में संसद ने बाल श्रम यानी कि प्रतिषेध एवं विनियमन 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया कि बताइए 1986 में कौन सा 1986 में कौन सा प्रसिद्ध अधिनियम संबंधित है? बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम बाल श्रम 2019। यह संशोधन किया गया 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों प्रतिक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। नियोजन दोबारा देख ले। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों में प्रतिक्रिया में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रतिक्रिया में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। दो 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल pencil.gov.in प्लेटफॉर्म फॉर द इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल आरंभ हुआ। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। pencil.gov.in पेंसिल
भोपाल में गैस त्रासदी। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था, अमेरिकी कंपनी का, जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। और 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि मिक, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस होती है, बेहद जहरीली गैस होती है। इस दुर्घटना के चपेट में आने वाली अजीज़ा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज़ खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सफ़ेद धुआं, लोगों की चीखने की आवाज़ सुनी थी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही। आंखें पूरी तरह जलने लगी। आँखों की रोशनी, आँख प्रभावित करती है गैस। अगली सुबह 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया था। ये जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। सही और कहीं वो ही रह रहे थे आसपास। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतनी बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियों, अन्य समस्याओं से पीड़ित है। बच्चों में अजीब और गरीब विकृतियाँ पैदा हो रही है। इस क्षेत्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। गैस से बुरी तरह प्रभावित एक बच्चा। तीन दिन के भीतर है ना, अगली सुबह यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी, जबकि बहुत सारे घायल हुए थे। बहुत पहले यूनियन कार्बाइड कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का आंदोलन। यूनियन कार्बाइड कर्मचारी संघ भोपाल। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा दीवानी क्यों दायर कर दिया भाई? फौजदारी करना चाहिए था। 8,000 मर गए। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुकदमा मांगा था सरकार ने, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकले वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। ये क्या मतलब है 47 करोड़ रुपये से जो जान गई है, जो वापस थोड़ी आएगी। जो क्षति हुई है वो वापस थोड़ी आएगी। लेकिन कुछ इतना तो किया जाए जिससे कि वो जो जीवित बच्चे हैं जो अपना जीवन यापन कर सकें, बाकी ज़िंदगी है उसमें। सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। ये क्या मतलब हुआ भाई? गैस राहत मंत्री से बात करते गैस पीड़ित।
यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। ये रसायन रिस रिस कर ज़मीन में जा रहे हैं, जिससे वहाँ का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। डाउ कम डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। यूनियन कार्बाइड संयंत्र में इर्द गिर्द बिखरे पड़े रसायनों के बोरे। 24 साल के बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जैसे ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया। इंसाफ की लड़ाई अभी जारी है। एक मजदूर की कीमत क्या होती है? ठीक, अब रहता उड़ रहा है कुछ। एक मजदूर की कीमत क्या होती है? अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। विदेशी कंपनियों ने भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है, यानी कि सस्ती लेबर। अगर ये कंपनी अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम कर रही तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा और सुविधाएं देनी पड़ेगी। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती है, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण था जो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। उनकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिक्स संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि को 6 महीने से घटाकर 15 दिन कर दी गई थी। सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि को, अच्छा, जो 6 महीने में सीख रहे हो वो 15 दिन में सीखो, ये तो गलत है भाई। मेक कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए नीचे पढ़ें। पश्चिम वर्जीनिया, अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका का देश है। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखानों में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों है, और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? इस बात का जवाब है कि एक भारतीय मजदूर का मूल्य अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फ़ौरन उसकी जगह दूसरा मिल जाता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल के त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों तथा कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज़ आती रहती है। निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएं आम हैं। इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सावधानियों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन।
सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमज़ोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई तो 1978 में मिक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी। तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलता रहे। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीकी या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाएं। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। सरकारी निरीक्षण, जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों को कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज करती आ रही थी। यह हरगिज़ अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानून और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ गई है। हाल ही में एक ट्रैवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दें। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला? उसमें सरकार की भी बहुत ही बड़ी लापरवाही। मुआवजा कम मिला। पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमज़ोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी 1984 में। चाहे नदियाँ हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो, पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितना भी कमज़ोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया जो औद्योगिक दुर्घटना के कारण घायल होते हैं। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को भी जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण अगली पीढ़ियों का ही हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। बात तो सही है। अदालत ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद 21? यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। दोबारा देख लेते हैं। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे।
इन कानूनों को लागू करने की बजाय व्यवस्था तो और भी कमज़ोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियाँ हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो। पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। बात तो सही है भाई। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे, जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल के त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और इसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले किए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, बताइए किसके मुकदमे में कहा? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय कराए। सतत विकास का लक्ष्य, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंप को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया है। फिर भी स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई स्रोत नहीं है। मजदूरों के बच्चे हैं ये, दोनों बहन भाई है। डू हाउ मैनी मोर मस्ट डाई। स्वच्छ वातावरण एक जन सुविधा है। क्या आप इस बयान की व्याख्या कर सकते हैं? हमें नए कानूनों की जरूरत क्यों है? कंपनी और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं? जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। जन सुविधा के रूप में पर्यावरण, मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा भी हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों को रोजगार खत्म हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। जहां उन कारखानों में दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा है। भारत में पर्यावरण मुद्दों पर हुए ताज़ा अनुसंधानों से यह बात सामने आई है कि मध्यम वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहाँ एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंताएं नहीं जता रहे हैं।
अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों से ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे। दोबारा सुने। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों में ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन मदद दें। उसे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करना होगा। इस तरह मजदूरों को रोजगार भी बच जाएंगे और समुदाय व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। बंद कारखानों के बाहर परेशान मजदूर। छोटी लाइन है रेलवे की, यहाँ से जैसे कुछ सामान वामान वर्कशॉप है। बंद कारखानों के बाहर परेशान मजदूर। रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों का काम मिलता है, जहाँ के हालात पहले से भी ज़्यादा शोषण भरे होते हैं और जहाँ कानूनों की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। क्या आपको लगता है कि ऊपर उद्धत मामले में सभी पक्षों को न्याय मिला? क्या आपको पर्यावरण की रक्षा के और तरीके दिखाई देते हैं? कक्षा में चर्चा करें। आगे चलते हैं। विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं। ये बात तो सही है भाई, ताकि इन देशों के कमज़ोर कानूनों का फ़ायदा उठा सके और अपने देशों को साफ सुथरा रख सके। विषैले और खतरनाक दक्षिण एशियाई देश, खासतौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कीटनाशक एस्बेस्टॉस बनाने वाले या जस्ते व शीशे को संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोग गलत तौर तरीक़ों से बचाने के लिए कानून ज़रूरी होते हैं। तौर तरीके से बचाने के लिए कानून ज़रूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करें और उन पर निगरानी रखें। यानी नए सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए, बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हो, उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल के इत्यादि इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है। आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनी और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला है और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकारों यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार यानी कि काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालात काफ़ी ख़राब है। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाए ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। मशीन है ये मशीन है।
अभ्यास। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करें। ठीक है ना, यानी कि डीजल नहीं चलाएंगे भाई, आप सीएनजी गैस से चलाएं। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफ़ी ऊंचा है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों कारों के कारण पैदा हो रहे हैं। पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली, डीजल खतरनाक है। नई दिल्ली। स्वच्छ वातावरण एक जन सुविधा है। क्या आप इस बयान की व्याख्या कर सकते हैं? हमें नए कानूनों की जरूरत क्यों है? कंपनी और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं? फैक्ट्री, आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी फैक्ट्री में सुरक्षा कानूनों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है? क्या आप कुछ दूसरी ऐसी स्थितियों का उल्लेख कर सकते हैं जहां कानून या नियम तो मौजूद है परंतु उनके क्रियान्वयन में ढिलाई के कारण लोग का पालन नहीं करते? उदाहरण के लिए मोटर गाड़ियों की तेज़ रफ्तार, हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं पहनना और वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करना। कानूनों को लागू करने में क्या समस्याएं आती है? क्या आप क्रियान्वयन में सुधार के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? ठीक। बंद कारखाने बाहर परेशान मजदूर। 1998 में बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफ़ी ऊंचा है। पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। ये पाठ था भाई। कानून और सामाजिक न्याय, क्वेश्चन आंसर देखते हैं वह। दो मजदूरों से बात करके पता लगाएं कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसलिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने में क्या फ़ायदा है? क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है? चर्चा करें। जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? अपने जवाब के साथ दो उदाहरण दें।
मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएं। इस कहानी में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा। इनके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन से हैं? हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में चर्चा करें। प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आप कोई और उपाय सुझा सकते हैं? पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था? क्या आप सोच में कोई बदलाव आया है? चर्चा करें। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाहते थे? इसका 2016 में बनाए गए उस कानून से क्या संबंध, जिसको पृष्ठ 105 पर आपने पढ़ा था? बच्चों पर इस तरह वोट डालना कितनी बुरी बात है। देखो, मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के की नौकरी पर रखना पड़ा। बच्चों पर इस तरह बोझ डालना कितनी बुरी बात है। देखो, मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ा। आपने भोपाल गैस त्रासदी और उसके बारे में चल रहे संघर्ष के बारे में पढ़ा है। दुनिया भर के विद्यार्थी न्याय के इस संघर्ष में अपना योगदान दे रहे हैं। वे जुलूस, प्रदर्शनों से लेकर जागरूकता अभियान तक चला रहे हैं। उनकी गतिविधियों के बारे में आप इस वेबसाइट पर बहुत सारे चित्र, पोस्टर, वृत्त चित्र और पीड़ितों के बयान आदि उपलब्ध हैं। इस वेबसाइट तथा अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अपनी कक्षा में दिखाने के लिए भोपाल गैस त्रासदी पर एक दीवार पत्रिका तैयार करें। पूरे स्कूल को अपनी रचनाएं देखने और पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करें। शब्द संकलन। उपभोक्ता, जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उत्पादक, ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीज़ें बनाता है। कई बार उत्पादक अपने उत्पादन को हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं। उदाहरण के लिए किसान। उपभोक्ता, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उत्पादक किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीज़ें बनाता है। कई बार उत्पादक अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं। उदाहरण के लिए किसान। निवेश, भविष्य में उत्पादन बढ़ाने या सुधारने के लिए कई मशीनरी या इमारत या प्रशिक्षण पर खर्चे होने वाला पैसा। भविष्य में उत्पादन बढ़ाने या सुधारने के लिए मशीनरी या इमारत या प्रशिक्षण पर खर्चे होने वाला पैसा। मजदूरों की यूनियन। मजदूरों का संगठन आमतौर पर मजदूर यूनियन कारखानों और दफ्तरों से दिखाई देती है, लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों की भी यूनियनें हो सकती है, जैसे घरेलू नौकरों की यूनियन। यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौदेबाजी और बातचीत करते हैं। मजदूर यूनियनें वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्त बर्खास्तगी और पदोन्नति से संबंधित नियमों, लाभों और कार्यस्थल सुरक्षा आदि मुद्दों पर काम करती है। एक जीवित आदर्श के रूप में संविधान। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान के माध्यम से यह अधिकार देश के सभी नागरिकों को मिला हुआ है। जैसा कि आपने इस किताब पढ़ा, आम नागरिकों ने इस अधिकार यानी संविधान का अनुच्छेद 21 का विभिन्न संदर्भों में इस्तेमाल किया है। नागरिकों के इन प्रयासों से ही यह अधिकार और सार्थक व व्यापक हो गया है। उदाहरण के लिए आपने पढ़ा कि किस तरह हाकिम शेख ने स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग साबित कर दिया। किस तरह हाकिम शेख ने स्वास्थ्य के अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग साबित कर दिया। इस तरह मुंबई के झुग्गी वासियों की कोशिशों से रोजगार के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। इसी अध्याय में आपने यह भी पढ़ा कि किस तरह न्यायालय में प्रदूषण मुक्त पानी एवं हवा के अधिकार को जीवन का अधिकार ऐसा बताया गया। इसके अलावा शिक्षा और आवास के अधिकार को भी अदालत ने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया है। प्रदूषण मुक्त पानी एवं हवा।
जीवन के अधिकार की ये विस्तृत व्याख्या आम नागरिकों के प्रयासों का नतीजा है। जब भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वे अदालत में जाकर न्याय मांगते हैं। जैसा कि आपने इस पुस्तक में कई जगह पढ़ा है, इन मौलिक अधिकारों से नए कानून बनाने और खास तरह की नीतियों को लागू करने में मदद दी है। दोबारा देखें क्या? एक जीवित आदर्श के रूप में संविधान। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान के माध्यम से अधिकार देश के सभी नागरिकों को मिला हुआ है। जैसा कि आपने इस किताब में पढ़ा है, आम नागरिकों ने इस अधिकार यानी संविधान अनुच्छेद 21 का विभिन्न संदर्भों में इस्तेमाल किया है। नागरिकों के इन प्रयासों से ही यह अधिकार और सार्थक व व्यापक हो गया। उदाहरण के लिए आपने पढ़ा कि किस तरह हाकिम से स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन का अधिकार का अभिन्न अंग साबित कर दिया है। इसी तरह मुंबई के झुग्गीवासियों की कोशिशों से रोजगार के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया। इसी अध्याय में आपने यह भी पढ़ा कि किस तरह न्यायालय में प्रदूषण मुक्त पानी एवं हवा के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा बताया था। इसके अलावा शिक्षा और आवास के अधिकार को भी अदालतों ने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया है। जीवन का अधिकार की तरह विस्तृत व्याख्या आम नागरिकों के प्रयासों का नतीजा है। जब भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वे अदालत में जाकर न्याय मांगते हैं। जैसा कि आपने इस पुस्तक में कई जगह पढ़ा है, इन्हीं मौलिक अधिकारों ने नए कानून बनाने और ख़ास तरह की नीतियों को लागू करने में भी मदद दी है। ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ कि हमारे संविधान कुछ खास नियम है जो भारत के सभी नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों तथा कानून के शासन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में इस बात की व्याख्या की गई है। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा संविधान काफ़ी लचीला भी है। इसी आधार पर संविधान द्वारा दिए गए प्रतिष्ठा और न्याय के विचार में नए सिरे से उभर कर आने वाले मुद्दों की सूची का भी समावेश किया जाना चाहिए। इस लचीले पल के कारण संविधान के प्रावधानों की नई व्याख्याएँ की जा सकती है। इस आधार पर संविधान को एक जीवित दस्तावेज माना जा सकता है। स्वास्थ्य का अधिकार या आवास का अधिकार आदि ऐसे मुद्दे हैं जो 1949 में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा पेश किए गए संविधान लिखित तौर पर मौजूद नहीं थे। कौन से? स्वास्थ्य या आवास। लेकिन भावना के स्तर पर यह निश्चित रूप से मौजूद है। इसका मतलब यह है कि संविधान में ऐसे लोकतांत्रिक आदर्श उस समय भी मौजूद थे जिनके जरिए लोग राजनीतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित कर सकते थे कि आम नागरिकों की ज़िंदगी में यह आदर्श हकीकत का रूप लें। जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय में चर्चा की गई है, संवैधानिक आदर्श को यथार्थ रूप देने के लिए काफ़ी कुछ किया जा चुका है। दूसरी ओर इन्हीं अध्याय में यह भी बताया गया कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। देश के विभिन्न भागों में जनता द्वारा किए जा रहे विभिन्न संघर्ष बार बार इस बात को याद दिलाते हैं कि समाज के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में समानता, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान जैसे सवाल अभी भी अधूरे हैं। जैसे कि कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था, मीडिया भी इन संघर्षों पर अक्सर ध्यान नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन आंदोलनों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में यह समझाने की चेष्टा की गई है कि संविधान में कौन से लोकतांत्रिक आदर्श दिए गए हैं और उनसे लोगों के दैनिक जीवन पर किस तरह असर पड़ता है। इसके पीछे हमारा मकसद आपको ऐसे साधन मुहैया कराना है जिनके सहारे आप अपने आसपास की दुनिया को समझने बूझने का प्रयास कर सकें और संविधान द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए उसमें हिस्सा ले सकें। ये था पाठ भाई, उपभोक्ता, उत्पादक, निवेश, मजदूरों की यूनियन। जन सुविधा के रूप में पर्यावरण।
तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।